Students, welcome back. I am Dr. Sumit Kumar, Assistant Professor, Department of Medicine, Government Medical College, Bettiah. Today we are back with the second lecture of neurology, that is about seizure disorder. So what are seizure disorders? आप इसको ऐसे समझिए कि आपके साथ इमरजेंसी में कोई एक आदमी एक्टिव कन्वर्सन्स लेके आ रहा है, चाहे कोई बच्चा है जो कि बार बार कन्वर्सिंग फेज में आ रहा है, आप उसको प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस के साथ उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है. नहीं तो अगर ज़्यादा देर तक अगर वो स्टेटस इपिलेप्टिकस में रहेगा तो उसको दिक्कत होगी ऑफ इरिवर्सिबल एनॉक्सिक ब्रेन डैमेज. सो ये दीज आर मेडिकल इमरजेंसी और इसको हम लोग बढ़िया से लर्न करें. सो लेट अस स्टार्ट अबाउट सम टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशंस. तो हम लोग अभी पढ़ेंगे अबाउट सीजर्स, इपिलेप्सी, ऑल्दो दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली लेकिन दोनों अलग हैं. देन अबाउट स्टेटस इपिलेप्टिकस, देन नॉन कन्वर्सिव स्टेटस इपिलेप्टिकस व्हिच इज कॉल्ड एनसीएससी, देन ऑरा एंड प्रोड्रोम. ये सब टर्मिनोलॉजी हम लोगों को सीजर में जानना बहुत जरूरी है. सो सीजर क्या है? सीजर को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं. शॉर्ट डायग्नोसिस में एक छोटा से बहुत ज्यादा हम लोग समझ सकते हैं, या पूरा कंप्लीट डायग्नोसिस. सो अगर रैंचो के भाषा में अगर हम लोग बोला जाए तो सीजर्स आर स्टीरियोटाइप स्पेल्स caused by abnormal electrical brain activity. ब्रेन एक्टिविटी कुछ एबनॉर्मल हुई जिससे तरह तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सीजर्स. लेकिन चतुर के भाषा में अगर इसको पूरा फुल वैलिड डिफाइन करना हम लोग को तो इसको बोलना है अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस इन ब्रेन दैट में प्रोड्यूस अ सडन चेंज इन ब्रेन फंक्शन कॉजिंग में क्या क्या कर सकते हैं? फिजिकल कन्वर्जन्स, माइनर फिजिकल साइंस, थॉट डिस्टर्बेंसेज और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स. तो ये इसकी फुल डायग्नोस्टिकल डेफिनेशन हुई. एंड व्हाट इज इपिलेप्सी? इपिलेप्सी इज अ डिजीज वेयर द स्टेट ऑफ रिकरेंट सीजर्स अकर्स. आप इसको ऐसे समझिए, किसी को फेब्राइल सीजर हुआ तो ये इपिलेप्सी नहीं हुआ, क्योंकि वो उस समय फीवर आया सीजर होकर के रुक गया, बार बार इसको रिकरेंस नहीं होता है. किसी को रिकरेंट सीजर हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड इपिलेप्सी. And what is status epilepticus? Status epilepticus is the state of continued epilepsy. तो अगर 30 मिनट से ज्यादा किसी को कन्वर्सन हो रहा है विदाउट बीच में होश आए हुए तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस epilepticus. So greater than 30 minutes of continuous seizure activity or recurrent seizures without full recovery between episodes. लेकिन इन प्रैक्टिस हम लोग इतना देर वेट नहीं करते हैं. अगर किसी एडल्ट में ग्रेटर देन 5 मिनट्स तक लगातार सीजर हो रहा है या चाइल्ड में 10 मिनट्स तक लगातार सीजर हो रहा है तो वी विल कंसीडर इट एज एन स्टेटस इपिलेप्टिकस एंड देन वी विल ट्रीट इट अकॉर्डिंगली. व्हाट इज नॉन कन्वर्सिव स्टेटस इपिलेप्टिकस? एनसीएससी. एनसीएससी नॉन कन्वर्सिव स्टेटस इपिलेप्टिकस. सोचिए ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है. कोई आदमी को कन्वर्सन्स नहीं हो रहा है लेकिन उसकी एपिलेप्सी कंटिन्यूड. इसको हम लोग ईईजी फाइंडिंग से हम लोग डिफाइन करेंगे कि इसको ईईजी फाइंडिंग्स पॉजिटिव आ रहा है लेकिन कन्वर्सन्स नहीं हो रहा है, और इसको भी स्टेटस एपिलेप्टिकस की तरह ही इसको हम लोग को ट्रीट करना है. सो दीज आर इलेक्ट्रोग्राफिक सीजर्स विद क्लिनिकली एब्सेंट और सर्टेन मोटर एक्टिविटी एंड इम्पेयरमेंट और एलओसी. तो आदमी बेहोश है और ईईजी चेंजेस है लेकिन इसमें कोई मोटर एक्टिविटी नहीं हो रहा है. These are called NCS. इसको बहुत जरूरी है. It can cause irreversible brain injury and should be treated very promptly. And now there are two terms which are very confusing and can be used interchangeably: aura and prodrome. So aura is a type of seizure. पहला चीज आपको जानना है. Prodrome is the feeling of the seizure कि अब आएगा, seizure अब आने वाला. So aura is a simple partial seizure. So it can manifest as sensory, autonomic or psychic symptoms. And prodrome is the sensation of feeling that a seizure will soon occur. इन दोनों को क्लिनिकली डिस्टिंग्विश करना बहुत ही चैलेंजिंग है एंड बहुत ही माइन्यूट हिस्ट्री से ही इसको पता चल पाएगा. Now we come to the classification of epilepsy. So what are the classification
फोकल सीजर, सिंपल सीजर। तो आज हम लोग न्यू क्लासिफिकेशन में फोकल सीजर विद इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस या नॉन इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि दोनों को मिला करके साथ में पढ़ते हैं। आई विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट कि वो सीजर कैसा रहेगा एंड देन हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो जो नया जो नॉमेनक्लेचर आया है सीजर का, उसमें क्लासिफिकेशन केवल 3 पार्ट में बटा हुआ है। फोकल सीजर विदाउट आईओसी, आईओसी मींस इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, फोकल सीजर विद आईओसी दैट इज इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड जनरलाइज्ड सीजर। इसी में हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे और इसी में जो पुराना नॉमेनक्लेचर का जो सीजर टाइप्स है, इसी में हम लोग बांटे। So focal seizure without IOC, that is called simple partial seizure. As the name suggests, the consciousness is not impaired. तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? मोटर सिम्टम्स जैसे हैंड जर्किंग, केवल सिंपल आदमी बात भी कर रहा है, इसके हैंड जर्किंग ऐसे ऐसे सीजर हो रहा है। सेंसरी जैसे फोकल कहीं टिंगलिंग हो रही है या कोई विजुअल या ऑडिटरी उसको बार बार सिम्टम्स हो रहा है, या ऑटोनॉमिक में इपिगैस्ट्रिक राइजिंग सेंसेशन लगेगा, इसका पेट ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है, या साइकिक, साइकिक में उसको हो सकता है डेजा वू। व्हाट इज डेजा वू? फीलिंग ऑफ नोइंग समथिंग जो कि पहले कभी नहीं देखा है, जैसे पुरानी मेमोरी, पुराना पुनर्जन्म की बातें उसको याद आ रही हो। दिस इज कॉल्ड डेजा वू एंड दीज आर टाइप्स ऑफ सिंपल पार्शियल या फोकल सीजर विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। नाउ द सेकंड कैटेगरी इज फोकल सीजर विथ IOC, यानी कि इसमें कॉन्शियसनेस इज इम्पेयर्ड एट द नाम सजेस्ट। इसका नाम पुरानी टर्मिनोलॉजी से है कॉम्प्लेक्स पार्शियल, या नए टर्मिनोलॉजी का नाम है डिसकॉग्निटिव फोकल सीजर, जिसमें इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस रहता है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस? सो इसमें तो आदमी पहले कॉन्शियसनेस में इम्पेयर्ड रहेगा ही। ऑटोनोमिक में लिप स्मैकिंग, ऐसे ऐसे हमेशा जो जीव है लिप स्मैकिंग करेगा, या पिकिंग एट क्लोथ्स, अपना कपड़ा ऐसे ऐसे करना शुरू करेगा, या पिकिंग ऑफ क्लोथ्स रहेगा। स्टेयरिंग, लगातार ऐसे देखता रहेगा, एंड इसका कॉन्शियसनेस गायब है। जो माइंड इज फोकल सीजर विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस में अपना जो उसका जो सीजर है वो एक्टिविटी प्रेजेंट रहेगा। अब हम लोग इसके सिम्टम्स के बाद जानते हैं, जैसे टेम्पोरल, इसमें जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होगा उसके अनुसार इसका सिम्टम्स होगा। लाइक अगर टेम्पोरल रहा तो जैसे मैंने बताया कि ऑटोमेटिज्म होना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिज्म में लिप स्मैकिंग या पिकिंग एट क्लोथ्स, स्टेयरिंग या बिहेवियर अरेस्ट, कुछ कर रहा है उसका बिहेवियर अरेस्ट हो जाएगा। फ्रंटल लिप्स में अगर एपिलेप्सी होगी, फ्रंटल लोब का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ये बहुत ही अजीब तरह के सिम्टम्स करेंगे। और इसको मतलब स्यूडो जो सीजर्स हम लोग बोलते हैं, जिसमें मतलब फंक्शनल टाइप के जो सीजर्स होते हैं, इससे डिफरेंशिएट करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। इसमें हाइपर मोटर बिहेवियर होना शुरू हो जाएगा, बाइसाइक्लिंग, पेल्विक थ्रस्टिंग, जो कि हम लोग आज आमतौर पे देखते हैं, जो कि फंक्शनल डिसऑर्डर्स में होता है। एंड ऑटोमेटिज्म जो फीचर्स है, ये सब हम लोग को करना है। और इसमें सरप्राइजिंगली EEG भी नॉर्मल होता है, तो इसको डायग्नोस करना विथ अ फंक्शनल डिसऑर्डर स्यूडो सीजर्स बहुत ही मुश्किल है। एंड ऑक्सीपिटल लोब्स में विजुअल हॉल्यूसिनेशंस उसको होना शुरू हो जाता है। नाउ थर्ड कैटेगरी इज जनरलाइज्ड सीजर। जनरलाइज्ड सीजर, ये सब जो फोकस सीजर ब्रेन के किसी एक हेमिस्फीयर के इक्टल फोकस से आता है, लेकिन जनरलाइज्ड सीजर ओरिजिनेट फ्रॉम बाइलैटरल हेमिस्फीयर। सो और इसमें बाय नेम कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज लॉस्ट, हमेशा ही कॉन्शियसनेस लॉस्ट रहेगा। अब इसको पुरानी टर्मिनोलॉजी में इट में बी जनरलाइज्ड सीजर या फोकल सीजर विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन। पहले कहीं से स्टार्ट हुआ है, पूरा ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व हुआ। अब इसका टाइप्स क्या है जो हम लोग पुराने टर्मिनोलॉजी में है, इसका सिंपल ट्रिक है कैट मैप, CATMAT, कैट मैप। C फॉर क्लोनिक, A फॉर अटोनिक, T फॉर टोनिक, M फॉर मायोटोनिक, A फॉर एब्सेंस एंड T फॉर टोनिक क्लोनिक।
try to understand what are these types of seizure. So क्लोनिक में जो सिर्फ हम लोग जो आज तक जो एपिलेप्सी या मिर्गी का जैसा अपने मन जेहन में बनाए हैं, इसको हम लोग देखते हैं. इसमें होता क्या है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल ग्रुप होता है, जो कि हम लोग अक्सर जो देखते हैं, जो कि ट्रेमर्स की तरह रहता है. तो दीज आर कॉल्ड क्लोनिक सीजर. अटोनिक सीजर मतलब अचानक से, जैसे दीज आर टाइप्स ऑफ अटोनिक सीजर. सी एट माय फेस. These are types of atonic seizure. अचानक से नेक के मसल्स का टोनिसिटी चला गया, कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट. देन टोनिक सीजर. टोनिक सीजर में टोन हाइपरटोनिसिटी, जिस तरह रिजिडिटी होती है वैसे ही ये सीजर प्रेजेंट करता है. तो दीज आर टोनिक सीजर्स. एंड व्हाट इज मायोटोनिक सीजर्स? कोई आमतौर पर लिम्ब या फेस में होता है जिसका कॉन्शियसनेस के साथ उसके बाद एक्टिविटी रहती है लिम्ब या फेस की. तो द मायोटोनिक सीजर्स की का एग्जांपल इस प्रकार है. These are types of myotonic seizures. And absence seizures. Absence seizure आमतौर पर चिल्ड्रन में हो सकता है और ये दिन भर में सैकड़ों एपिसोड से ज्यादा हो सकता है, जिसको आमतौर पर टीचर्स लैक ऑफ कंसंट्रेशन करके इसको डायग्नोसिस करती है. What are absence seizures का एग्जांपल? वो माइनर सेकेंड्स के लिए आएगा और आदमी भूल जाएगा क्या करना है. से फॉर एग्जांपल किसी को बॉल दिए, एक बार बॉल उसने पकड़ा, अगला बार उसको absence seizure, तो वो कुछ भी नहीं करेगा, भले बॉल से आकर टकरा देगा. फिर जब दूसरी बार फिर उसको बॉल फेंकोगे तब तक उसका कॉन्शियसनेस आ पाएगा. तो दीज आर कॉल्ड इज ब्रेकेट स्टेयर्स, ऐसा टाइप का लुक हो जाएगा. दीज आर कॉल्ड एब्सेंस सीजर्स. एंड टोनिक क्लोनिक द कॉम्बिनेशन ऑफ टोनिसिटी एंड क्लोनिसिटी. तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन में बीच में थोड़ा सा रिजिडिटी हो जाएगा, टोनिक के साथ फिर रिजिडिटी हो जाएगा. तो दीज आर कॉल्ड टोनिक क्लोनिक. सो कैटमैन द टाइप्स ऑफ जनरलाइज्ड सीजर. नाउ कम्स टू द एपिडेमियोलॉजी ऑफ द 70 मिलियन पीपल वर्ल्ड में इससे अफेक्टेड है. सो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है. और नॉन सीजर डिसऑर्डर्स में इटियोलॉजी वाइज अगर जाना जाए तो सीजर की फ्रीक्वेंसी बढ़ने का जो मेन 3 कारण है. पहला कारण है एईडी नॉन कंप्लायंस. जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, इसको एईडी बोलते हैं, या तो वो खाता नहीं है या बीच में छोड़ छोड़ के खाता है, या सब थेरेप्यूटिक लेवल डॉक्टर्स जितना मिलीग्राम में देना चाहिए उतना मिलीग्राम में उसको प्रेस्क्राइब नहीं किया है, या इन्फेक्शन, अगर खा भी रहा है साथ में इन्फेक्शन. ये 3 कारण है. अगर कोई नॉन सीजर डिसऑर्डर है उसमें बार बार सीजर का फ्रीक्वेंसी बढ़ने के. एंड इटियोलॉजी में जो सबसे ज्यादा इसको हम लोग पढ़ेंगे सीजर, SEIZURE. इसी पार्ट में हम लोग सीजर का इटियोलॉजी जानेंगे. S is for stroke. कोई भी ब्रेन स्ट्रोक चाहे इंफार्क्ट चाहे हेमरेज रहे उसमें रहेगा. E is for electrolyte imbalance. क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है? पहला है ग्लूकोज में भी अप और डाउन, हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया. सोडियम में भी अप एंड डाउन, हाइपोनाइट्रीमिया एंड हाइपोनाइट्रीमिया. कैल्शियम, दैट इज डिक्रीज कैल्शियम, हाइपोकैल्शियमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया and hypophosphatemia. These are the electrolyte balance which can precipitate seizure or which are the causes of seizure. I for infection and I for injury. What are the infections? Infections like meningitis, different types of meningitis, and I for injury. Injury means head injury. Z means जहर. जहर means toxins. So जहर कौन सा है? Toxins कौन सा है? So पोर्फायरिया या बेंजोडाइजापीन्स या TCA या SSRI या अल्कोहल, ये लोग का लेवल ज्यादा हो गया तो हमारे को सीजर प्रेसिपिटेट करेगा. U फॉर यूरेमिया या कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें सीजर प्रेसिपिटेट कर सकता है. एंड R इज फॉर रिफ्यूजल. रिफ्यूजल मीन्स अचानक से विड्रॉल. सो अल्कोहल विड्रॉल, बार्बिट्यूरेट विड्रॉल, बेंजोडाइजापीन्स या AEDs का जो एंटी कन्वर्सिव ड्रग्स है उसका अचानक से विड्रॉल कैन प्रेसिपिटेट सीजर. एंड E फॉर इक्लैम्पशिया, जो गायनी में हम लोग पढ़ते हैं इक्लैम्पशिया. सो सीजर का
इसी एटियोलॉजी में हम लोग बांटेंगे। एस फॉर स्ट्रोक, ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, आई फॉर इन्फेक्शन या इंजरी, जेड फॉर जहर या टॉक्सिन्स, आर फॉर यू फॉर यूरेमिया, आर फॉर रिफ्यूजल एंड ई फॉर एक्लैम्सिया। नाउ कम टू द क्लिनिकल फीचर्स। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं अलग अलग टाइप्स में क्लिनिकल फीचर्स हम लोग पढ़ सकते। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऐसे ही आ जाएगा। इसमें हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को सीजर एपिसोड्स आता है और खासकर अगर वो जनरलाइज सीजर्स हो या इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ हो, तो आप उसके रिलेटिव को अगले बार का सीजर का वीडियो बनाने के लिए बोलिए, ताकि हम लोग डिसाइड कर सके कि वो कैसा सीजर। सो आस्क अबाउट द सीजर एपिसोड्स, दवाई ठीक से खाता है कि नहीं खाता है, इन्फेक्शन तो नहीं, ऑरा या प्रोड्रोम के बारे में पूछिए। साथ में इनकॉन्टिनेंस या टंग बाइट अगर होता है तो हम लोग सीजर वर्सेस सीरो सीजर से आराम से डायग्नोसिस कर लेते हैं। एंड आफ्टर एपिसोड में एक टॉर्च पैल्सी होती है कि अचानक से जब सीजर से उठा तो उसको मसल में पाल्सी बनने लगे। आफ्टर एपिसोड पाल्सी व्हिच इज नोन एज TOTD, दैट इज टॉर्च पाल्सी। एंड व्हाट आर द डिफरेंशियल्स ऑफ सीजर्स? बहुत सारे डिफरेंशियल्स है इसके, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम लोग जाने। पहला इज सिंकोप, दूसरा सीडो सीजर जिसको हम लोग कहते हैं नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स, थर्ड इज TIA, ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक्स, फोर्थ इज कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन, 5 इज टॉक्सिक मेटाबॉलिक एन्केफेलोपैथी, 5th 6th इज ट्रेमर्स या डिस्काइनेसिया, 7 इज स्लीप डिसऑर्डर्स या 8 इज राइगर। So these are the differential diagnosis of stroke, epilepsy. So how will we diagnose the epilepsy? Epilepsy का जो modalities है वो CT और MRI के with contrast या without contrast में कोई तरह की अगर ऑर्गेनिक पैथोलॉजी हो, चाहे कोई इक्टल फोकस हो तब, या EEG से हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। लेकिन हम लोगों को और सब भी रूल आउट करना है, जैसे कोई तरह का डिसइलेक्ट्रोलाइटीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया, तो हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में पहले करेंगे ब्लड ग्लूकोज, देन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, देन CBC टू रूल आउट एनी इन्फेक्शंस, देन यूरिन एनालिसिस एंड ड्रग स्क्रीन। कोई ऐसा तो नहीं है कि ड्रग जो खा रहा है बेंजोडाइजेपिन्स या बार्बिट्यूरेट्स, इसका लेवल हम लोग देखेंगे यूरिन में, एंड AED लेवल्स ब्लड में कि जो AED लेवल्स सब थेरेपेटिक तो नहीं है या ज्यादा तो नहीं है, टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रहा है। Then imaging में CT head with contrast will be preferable या MRI brain। And diagnostic procedure में अगर infection का है तो then CSF को हम लोग को भेजना है। CSF में एक हम लोग बहुत important भेजते हैं HSV, herpes simplex वायरस का हम लोगों को भेजना ही है for PCR। EEG जो acute setting में EEG का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। इनिशियल डायग्नोसिस इन acute setting में ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन अगर कोई रेगुलर केस रूटीन EEG हम लोग करना है फॉर ऑल न्यू सीजर केसेस। एंड वीडियो EEG वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्यूडो सीजर और एपिलेप्सी। नाउ ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग तरह का हमारे पास दवाइयां जो कि हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके हैं। ये फर्स्ट इज एप्सोलिन, मतलब फेनिटोइन, वैल्प्रोइक एसिड, कार्बाजेपिन, फेनोबार्बिटोन्स, अलग अलग तरह के नया में लिवोट्राइसिटाम, अलग अलग ड्रग्स हैं। सो ये जो ट्रीटमेंट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड, जिसको करना, इसको अगर किसी को सिंगल अनप्रोवोक्ड सीजर्स है, सीजर्स कैन बी प्रोवोक्ड और अनप्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड बाय इन्फेक्शंस या फीवर या कोई हेड इंजरी। अगर प्रोवोक के बाद सीजर आया है तो फिर इसको प्रोवोक सीजर बोलते हैं। अनप्रोवोक जो अचानक से पहला बार किसी को सीजर होना शुरू होता है, तो सिंगल अनप्रोवोक सीजर्स में 2/3 ऑफ द पेशेंट यानी कि 66% ऑफ द पेशेंट्स को दोबारा सीजर होने का चांसेस नहीं है। तो इसको हम लोग रूटीनली AED एंटी कन्वर्सिव ड्रग्स नहीं चलाते। लेकिन अगर साथ में एबनॉर्मल EEG या ब्रेन या MRI या CT में अगर कोई एबनॉर्मल फोकस मिला है, इक्टल फोकस मिला है, तो हम लोग को दवाई चलानी है, लेकिन आमतौर पे नहीं चलाना पड़ता है। प्रोवोक सीजर में AED नहीं स्टार्ट करना, जो प्रोवोकेशन है उसी को स्टॉप करना है, उसी को हम लोग को टारगेट करना है। 2 or more unprovoked seizures that should be treated because 75% of the recurrence chance occurs, मतलब 4 में 3 पेशेंट्स को दोबारा सीजर होगा ही, तो हम लोग को AED देना है। एंड स्टेटस एपिलेप्टिकस जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, सो मोर्टेलिटी इज ग्रेटर 30% ड्यू टू परमानेंट ब्रेन डैमेज।
सो इसको स्टेटस एपिलेप्टिकस इज अ मेडिकल इमरजेंसी, इसको प्रॉम्प्टली हम लोग को ट्रीट करना है। सो सी चार्ट, अभी हम आगे चार्ट बताएंगे जो कि स्टेटस एपिलेप्टिकस को हम लोग ट्रीट करना बताएंगे। नाउ अबाउट द मेडिकेशन।